हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाई आज ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है हमारी रीजनिंग की बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑल इन वन सीरीज। अब ये ऑल इन वन सीरीज क्या है सर? ऑल इन वन सीरीज का मतलब है सिंपल सा कि इसमें आपके जो है हर तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। जो 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग की क्लास में सोल्व करते हैं वो हर तरह से होंगे, हर कॉन्सेप्ट से होंगे। वो डायरेक्शन से क्वेश्चन होंगे, वो सीरीज से क्वेश्चन होंगे, वो एनालॉगी से होंगे, वो स्टेटमेंट से होंगे, वो वाटर इमेजेस जो होती हैं आपकी उससे होंगे, मिरर इमेज, मतलब अलग अलग तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं मिक्सर होगा उन क्वेश्चंस का। और वो 10 क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं अपनी रीजनिंग की क्लास में। जैसे आप सबसे पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, साउथ मतलब कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेंसिल लेके बैठो, अगर नहीं है आपके पास तो जल्दी से ले आओ, और उसी के बाद हम रीजनिंग की अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम मंडे से फ्राइडे अपनी 5 डे क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा उसका 4th डे हो गया है। कल 5th डे होके हमारा पहला हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा। उस हफ्ते के बाद मुझे आप सबसे एक फीडबैक चाहिए टीचर्स के हिसाब से कि जो टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट, वो कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझे वो फीडबैक आप लोगों से चाहिए। आप लोगों का फीडबैक चाहिएगा उस सब्जेक्ट के टीचर के नेम के साथ या सब्जेक्ट नेम के साथ। आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये वाली क्लास आपकी कैसी हो रही है। इंग्लिश को छोड़ के लगभग हम, क्योंकि सत्यम सर नेक्स्ट वीक लेंगे इंग्लिश को छोड़ के लगभग सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम कर चुके हैं। तो आई वॉन्ट अ फीडबैक ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट कैसा चल रहा है। आप सबसे कमेंट में सिंपल सा करके बता देना, दैट्स इट। इतना सा चाहिए मुझे, ताकि जो सैटरडे संडे है हम उसके बारे में फिर बात कर सके। जो सैटरडे संडे की हमारी लाइव क्लासेस होगी रात को 9 बजे, ठीक है, और आने वाले टाइम में उस चीज़ में सुधार कर सके। ये चीज़ यूट्यूब पे कोई नहीं करता है जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ बिहेव कर रहा हूँ कि आप लोगों से पूछ रहा हूँ। वरना होता क्या है कि भैया देखना है देखो, नहीं देखना है भाड़ में जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल जिस तरीके से आप लोग कंफर्टेबल हो सकते हो टीचर्स के साथ, जैसे भी है वो चीज़ मुझे ज़रूर बताना, और हम उस पर जो है अपना जितना भी हो सकेगा पॉसिबल वो करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप अपनी पेन पेंसिल ले आए होंगे। तो अपना जो है सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ना डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप ईस्ट में चल रहे हैं तो आपका राइट क्या होगा। आपका राइट ये वाला होगा, लेफ्ट ये वाला होगा। अगर आप साउथ में चल रहे हैं तो आपका राइट क्या होगा, तब आपका राइट ये होगा और आपका लेफ्ट ये होगा। अब इस चीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उसी वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि देखो, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट और राइट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं डायरेक्शन में, डायरेक्शंस के साथ। तो बहुत जरूरी है कि आपको एक तो ये चीज क्लियर हो। ये चीज तो सभी को क्लियर रहती है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे जो है गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके आंसर नहीं आते। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जिस भी डायरेक्शन को आप सोचो ना, वहां पे सोच लो कि आपके सामने है वो। मानो मेरे सामने, अभी मान के देखो, आप लोगों को कह रहा हूं मैं, आप जहां बैठे हो और सामने देख रहे हो, मानो कि इस साइड जहां आप सामने देख रहे हैं नॉर्थ है, तो राइट कौन सा हुआ आपका? राइट हैंड खड़ा करो, सिंपल सी बात है भाई, ये वाला राइट हो जाएगा, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। सिंपल, सभी का आंसर सही आया होगा, सबने करके देखा होगा। अगर भाई हम क्लास में होते कहीं तो मैं भी आपको समझा देता ये चीज, ठीक है। और आई थिंक आपने अभी करके देखा होगा तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मेरा राइट जो है ये वाला है, लेफ्ट जो है ये वाला है। जब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने नॉर्थ है, ठीक है, मैं यहां पे हूं, मेरी आंखों के सामने नॉर्थ है, तो मेरा राइट ये हो गया, मेरा लेफ्ट ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि मेरे को ईस्ट में पता करना है कि ईस्ट का राइट और लेफ्ट क्या होता है। अब नॉर्थ आपके सामने है, टर्न हो जाओ ईस्ट में, यहां से इस तरफ टर्न हो जाओ। अब बताओ राइट कौन सा है आपका? राइट ये वाला है, सिंपल सी बात है। लेफ्ट ये वाला है। तो पता लग रहा है ना, अगर आप आप अपने आप को सिचुएशन में डाल दो, डायरेक्शन में डाल दो, तो आपका ये राइट लेफ्ट कभी भी गलत नहीं होगा। बात समझ आई जितनी समझाई? चलो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राम फेसिंग साउथ। राम ने जो है फेस किया हुआ है अपना साउथ की तरफ। जो ये राम का फेस है, ये पॉइंट पे राम खड़ा है, उसका फेस जो है वो साउथ की तरफ है। और उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है। जब उसका फेस साउथ की तरफ है तो उसका राइट क्या होगा? उसका राइट हो जाएगा ये वाला, लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। यानी कि इस तरफ टर्न लिया उसने और इस पॉइंट पे पहुंच के वो 40 मीटर चला। बात समझ आ गई इतनी सी? उसके बाद ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 20 मीटर। अब उसने फिर से राइट टर्न लिया। अब जब वो यहां पे आ गया, इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब आप वेस्ट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, वेस्ट होगी ना डायरेक्शन, तो यहां से यहां जा रहा है तो वेस्ट होगी डायरेक्शन।
अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका राइट क्या होगा, आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। करके देख लो, सिंपल सा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखो और आप बताओ राइट क्या है। तो कहता है राइट में फिर वो चलता है 20 मीटर। ठीक है जी, मान ली बात। अब 20 मीटर चलने के बाद वो यहां पहुंच गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब जब वो नॉर्थ में, अब वो नॉर्थ की साइड चल रहा है ना, नॉर्थ की साइड उसका फेस है, ये नॉर्थ है ना हमारी साइड, देखो ये वाली साइड तो नॉर्थ है। अब वो चल कहाँ रहा है, वो इस साइड चल रहा है। तो राइट हमारा ये होगा, लेफ्ट हमारा ये होगा। ये चीज समझाई थी मैंने आपको। तो अब वो कहता है कि लेफ्ट लेगा। अब उसने यहां से क्या किया, लेफ्ट लिया और 20 मीटर जो है वो फिर से चला। ठीक है जी, चला। अब वो फिर से वेस्ट में चल रहा है, यानी कि उसका राइट ये है और लेफ्ट ये है। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, अपने आप को डाल के देखो, आप हमेशा सही करेंगे। 20 मीटर चल के वो यहां गया। ठीक है जी, उसके बाद वो है राइट टर्न लेता है और फिर से 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, राइट टर्न लिया और वो यहां पहुंच गया और 40 किलोमीटर जो है वो फिर से चला। अब वो यहां पे आ गया। उसके बाद कहते हैं देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 120 मीटर। अब भैया फिर से नॉर्थ की तरफ चल रहा है। यहां से जब वो इधर चलेगा तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, यानी कि राइट जो है ये वाला हो गया, लेफ्ट ये वाला हो गया। तो राइट क्या, यहां पे चला वो कितना, 120 मीटर और वो यहां पहुंच गया। अब वो कहता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो जो है वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, वो यहां से किस डायरेक्शन में है। अब तो भाई अगर यहां था वो, तो नीचे साउथ थी, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, नॉर्थ। ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली, ये हो गई वेस्ट और ये कौन सी हो गई, ईस्ट। तो वो कौन सी साउथ, कौन सी उसमें है, ये नॉर्थ है, सॉरी। तो कौन सी उसमें है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। वो जब यहाँ पे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि हमारी ये 4 साइड होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो उसने पूछा है कि वो यहाँ से और यहाँ पे कहाँ होगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट में होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाँ भाई, किसी को समझ आई ये चीज, वो सॉरी किसी को समझ नहीं आई, बहुत ही इजी तरीके से बताइए कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा अपने सिचुएशन को अपने आप को डालो सिचुएशन में, आपका आंसर आ जाएगा। लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट कर दो, आप भी करना साथ साथ में। रजत गोज टूवर्ड्स ईस्ट 12 किलोमीटर। रजत जो है यहां से 12 किलोमीटर जाता है ईस्ट में। ठीक है, मान ले, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब वो यहां इस पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद देन ही टेक्स अ टर्न टू साउथ वेस्ट एंड गोज 12 किलोमीटर। अब भैया साउथ वेस्ट कौन सा होगा, अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है तो उसके लिए साउथ वेस्ट कौन सा होगा। तो इस पॉइंट से अगर हम साउथ वेस्ट देखेंगे तो साउथ वेस्ट ये होगा, यानी कि वो इस तरीके से चलेगा। तो 12 किलोमीटर जो है वो फिर चलता है यहां पे और एक पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद ही अगेन टेक्स अ टर्न एंड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड गोज 12 किलोमीटर अगेन। अब वो फिर से क्या करता है, वो फिर से क्या करता है कि फिर से एक पॉइंट पे आ गया वो। अब इस पॉइंट के लिए उसका नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो इस पॉइंट से उसका नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा, इस पॉइंट से उसका नॉर्थ वेस्ट बनेगा ये। और वो यहां चला जाता है 12 किलोमीटर चलने के बाद। विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम ही स्टार्टेड ही इज नाउ वेयर ही इज नाउ। वो कहां पहुंच गया, अब वह कहां है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया तो कहां है। तो अगर ये पॉइंट है आपका तो सिंपल सा वो वेस्ट में आ गया है, इन द वेस्ट। बी आंसर हो जाएगा, पश्चिम में है वो। बात समझ आई, यहां पे है वो और इसमें से अगर यहां चला जाए तो कहां चलेंगे हम, किस साइड चलेंगे हम, वेस्ट में चलेंगे। ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ में चलेंगे, नीचे आएंगे तो साउथ में आएंगे, साइड में आएंगे तो ईस्ट में आएंगे। भाई किसको समझ नहीं आई, जिसको समझ नहीं आई, जो तरीका मैंने बताया उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 20-25 आपको ये क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं ये भी। सर्टेन कोड का आ गया है क्वेश्चन कि अगर 415 का मतलब मिल्क इज हॉट है, 415 का जो एक निश्चित कोड में 415 को बोला हुआ है मिल्क इज हॉट, 18 को बोला हुआ है हॉट सूप और 895 को बोला हुआ है सूप इज ब्राउन। तो भैया ब्राउन के लिए क्या नंबर है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। अब इसमें हम कॉमन चीजें देखेंगे। 415 और 18 में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। ठीक है, मान लिया एक कॉमन है तो एक यहां लिख दिया हमने। अब मिल्क इज हॉट में और हॉट सूप में क्या कॉमन है, तो हॉट कॉमन है यहाँ पे। तो एक तो आ गया हमारा हॉट का। बात समझ आई, एक नंबर निकाल लिया हमने अपना कि एक हो गया हमारा हॉट के लिए। अब आते हैं इस 18 में और इस 895 में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 8। ठीक है, तो इसमें हॉट सूप में और सूप इज ब्राउन में क्या कॉमन है, तो इसमें भैया सूप कॉमन है। दोनों में सूप आ रहा है और दोनों में 8 आ रहा है, मतलब कि जो 8 हो गया वो हो गया हमारा सूप। ये चीज क्लियर हो रही है भाई, साथ साथ में बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ठीक है ना, कॉमन देखना है बस। ठीक है,
अब इस 895 में और 415 में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है जी 5, ठीक है। मिल्क इज हॉट में और सूप इज ब्राउन में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है जी इज। तो 5 क्या हो गया हमारा? 5 हो गया हमारा इज। सही बात है। अब हमारे पास काफी सारे नंबर आ गए और उनका मतलब पता लग गया कि इस नंबर का मतलब क्या है। तो हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है ब्राउन का। ब्राउन कौन से वाले में है? मिल्क इज हॉट में नहीं है, हॉट सूप में नहीं है, सूप इज ब्राउन, हाँ इसमें है, सूप इज ब्राउन। तो सूप इज ब्राउन अगर मैं लिखूंगा तो सूप भी है हमारे पास नंबर और इज भी है। तो सूप का क्या है? 8 काट दिया। इज का क्या है? 5 काट दिया। तो ब्राउन क्या बचा? यहाँ सूप भी कट गया, ये कट गया, तो ब्राउन किसके लिए बचा? ब्राउन बचा 9 के लिए। आंसर आ गया 9। सिंपल है जी, कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? कॉमन चीजें देखनी है, कॉमन छांटना है और आंसर एकदम फटाफट बता दो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक सर्टेन जो एक नंबर अल्फाबेटिकल नंबर लिखा है उसको इस तरीके से बोला जाता है। तो BDIP को किस तरीके से बोला जाएगा? मैंने हमेशा आपको, अगर आपने मेरी नंबर सीरीज वाली वीडियो जो है वो फॉलो की है तो आपको पता होगा कि हम जो हैं अल्फाबेट्स को ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको शुरू से बोला हुआ है कि जब भी अल्फाबेट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा क्या लिखना है? ABCDE FGHIJKLM और N से फिर नीचे से स्टार्ट करना है, NOPQRSTUVWXY और Z। ये लिख लो। अब इसे लिखने के बाद ना ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। C के नीचे देखो क्या है? C के नीचे X है, यहाँ X लिख दिया इन्होंने। E के नीचे देखो क्या है? E के नीचे V है, यहाँ V लिख दिया। J के नीचे देखो क्या है? J के नीचे है जी Q, इन्होंने Q लिख दिया। अब Q के उसमें वाइस वर्सा में देखो क्या है? Q के वाइस वर्सा में है जी J, मतलब अपोजिट क्या है? तो Q के में J है तो J लिख दिया। क्या आप BDIP का निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। B के वाइस वर्सा में क्या है? नीचे क्या है? Y है, Y लिख दिया। D के में क्या है? W है, W लिख दिया। I में क्या है? I में R है, R लिख दिया। और P में क्या है? P में K है, P के अपोजिट क्या है? K है, तो K लिख दिया। क्या ये ऑप्शन है YWR? हाँ जी, सेकंड ऑप्शन है, बी आंसर हो गया। उसके अपोजिट में जो भी है, तो ये जो लिखना है ना, इस तरीके से लिखना है कि 13 ऊपर और 13 फिर रिवर्स में नीचे। ये चीज मैंने आपको नंबर सीरीज में बहुत अच्छे से बताई थी। आ गया ना आंसर उससे? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके SSC में। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे SSC में आए हुए क्वेश्चन है। SSC की रीजनिंग ली हुई है मैंने यहाँ पे, और SSC की रीजनिंग आपको पता होगा कितने अच्छे लेवल की होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का, फिफ्थ। हाँ जी, एक सर्टेन कोड में LODES को 46321 लिखा है, तो DEOS क्या होगा? तो ले लेते हैं। L इज फॉर 4, O जो है वो हो जाएगा 6, D है वो हो जाएगा 3, E जो है वो हो जाएगा 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। S जो है वो हो जाएगा 1। तो हमें क्या करना है? डज निकालना है। तो डज का सबसे पहले D क्या है? 3 है, 3 लिख लिया। O के लिए क्या है? O के लिए 6 है, 6 लिख लिया। E के लिए क्या है? E के लिए 2 है, 2 लिख लिया। S के लिए क्या है? S के लिए 1 है। तो 3621 है क्या ऑप्शन? हाँ जी, 3621 सी इसका आंसर हो गया। सिंपल है जी, कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन है। और जिस तरीके के 10 क्वेश्चन है ना, 10 के 10 इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यही 10 के 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ गया अब भैया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, 80% गलत करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं उस चीज की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 80% बच्चे जो है वो गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर उनकी कंक्लूजन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन गलत कराते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें देखो सिंपल से, इसमें हमें सर्कल्स बनाने होते हैं। उन सर्कल से ही हम वेन डायग्राम कहते हैं उन सर्कल्स को, उन्हीं से हम अपनी कंक्लूजन को सोल्व करते हैं। ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर्स। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो मेरा छोटा सर्कल है ये पेंसिल का है, तो इसके बाद मैं एक ऊपर बना देता हूं सर्कल, वो हो गया शार्पनर। तो जितनी मेरी पेंसिल है अंदर, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं पेंसिल वाले को, तो जितनी मेरी पेंसिल है अंदर यहाँ पे वो सारी शार्पनर हो गई। मतलब कि पहली चीज हमने पूरी कर ली इनकी। ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं। नो शार्पनर इज इरेजर, कि कोई भी शार्पनर जो है वो इरेजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इरेजर को हमने एक अलग से बना लिया, क्योंकि कोई भी शार्पनर जो है वो इरेजर नहीं है, यानी कि कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, क्योंकि सारी पेंसिल शार्पनर है। ऑल पेंसिल आर शार्पनर्स, तो यानी कि ना तो कोई पेंसिल ना कोई शार्पनर इरेजर है। मान लीजिए बात आपकी। ठीक है, ये बन गया। यहां तक आगे लास्ट देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट। सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक्स हैं जो पेंसिल हैं, कुछ बुक्स हैं जो पेंसिल हैं। तो
ये पेंसिल, ये शोपनर भी हो सकती हैं, कुछ बुक्स जो है शोपनर भी हो सकती है, सिंपल सा, क्योंकि डायग्राम जो है उस तरीके से बनेगा। जब मैं कुछ पेंसिल्स को बुक्स बताऊंगा, सम बुक्स आर पेंसिल्स, की कुछ बुक्स जो है वो पेंसिल है, तो ऑटोमेटिकली कुछ बुक्स जो है वो शोपनर भी हो जाएंगी। ये वेन डायग्राम जो बनाया है समझ आया ना आप लोगों को कैसे बनाया मैंने। उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। पहली कंक्लूजन, सम इरेजर्स आर पेंसिल। क्या कुछ इरेजर पेंसिल है? नहीं, पहला कट गया, पहला तो बिल्कुल नहीं है आंसर इसका, ठीक है, पहला कट गया। कोई भी इरेजर जो है वो पेंसिल नहीं है, क्योंकि पहली ही स्टेटमेंट ये चीज कहती है हमें कि ऑल पेंसिल्स आर शोपनर, कि सारी पेंसिल जो है शोपनर है, और नो शोपनर इरेजर, तो पहला तो कट गया इसी से। फिर आते हैं सम इरेजर्स आर बुक्स। क्या, अब इसको बच्चे देख के क्या करेंगे कि नहीं इरेजर तो अलग है, बुक तो हो ही नहीं सकता, सम इरेजर्स तो बुक हो ही नहीं सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे भी तो बन सकता है इरेजर, यहां भी तो बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ बन सकता है, मैंने अलग बनाया हुआ, लेकिन इरेजर यहां पे भी बन सकता है। तो हाँ, कुछ इरेजर जो है बुक्स हो सकती हैं, कुछ इरेजर जो हैं बुक हो सकती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है कि कुछ आजा भाई, हाँ, कुछ इरेजर जो है वो बुक हो सकती हैं, लेकिन हमने अलग बनाया हुआ है, अलग बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माना जा सकता है, कंफर्म नहीं है सेकंड ऑप्शन, लेकिन माना जा सकता है कि हाँ कुछ इरेजर जो है वो बुक हो सकती है, सम इरेजर्स आर बुक्स। फिर आते हैं थर्ड पे, सम शॉर्पनर्स आर बुक्स। सम शॉर्पनर्स आर बुक, ये तो सही है, क्योंकि जब कुछ पेंसिल यहां पे लिखा हुआ है सम बुक्स आर पेंसिल, तो जब बुक्स पेंसिल हैं तो पेंसिल तो सारी शॉर्पनर है ही, तो भैया सम शॉर्पनर्स आर बुक्स, ये तो सही हो गया, थर्ड वाला हमारा सही हो गया, सेकंड वाले पे अभी हमें संशय है। फिर आते हैं नो इरेजर इज बुक। नो इरेजर इज बुक, सही बात है। अगर इसको हम इस वाली को मान के चलेंगे, अगर मैं इस वाली को मानता हूं कि इरेजर जो है बिल्कुल अलग है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अब एक बात मान देख लो यहां पे, या तो ये वाली चीज मान लो कि कुछ इरेजर जो है वो बुक्स हैं, ठीक है, या ये मान लो कि इरेजर जो है यहां पे है, तो ना तो फिर बुक होगी ना कुछ होगी, तो ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ सही हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली आइदर सेकंड, या तो सिर्फ सेकंड सही है, या तो सिर्फ सेकंड सही है, क्योंकि अगर मैं इस चीज को यहां पे ले आया, यहां पे मान लिया मैंने, तो ये जो है बुक्स भी हो गई, तो सेकंड सही हो गया। लेकिन जैसे ही ये बुक्स हो जाएंगी, सम शॉर्पनर्स आर बुक्स, तो सम शॉर्पनर्स आर बुक्स भी हो सकते हैं, तो ये वाली इसके साथ कट जाएगी, ये चीज कट जाएगी, थर्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद नो इरेजर बुक, वो भी कट जाएगा, क्योंकि इरेजर तो बुक्स हो गई हैं, तो ये भी कट जाएगा। तो आइदर सेकंड, या तो हम इस वाले को फॉलो कर लें तो सिर्फ सेकंड होगा, और अगर हम इस वाले को फॉलो नहीं करके इस वाले को फॉलो करते हैं कि ये वाला सर्कल जो है यहाँ पे नहीं है, ये वाला यहाँ पे है, ये इरेजर वाला यहाँ पे है, तो भैया फिर हमारे थर्ड और फोर्थ सही होंगे। तो या तो आपका सेकंड है और फोर्थ और थर्ड है, या तो थर्ड और फोर्थ फॉलो करते हैं या सेकंड फॉलो करते हैं। देखो भाई, इन क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 1 to 1 में तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अगर आपके सामने हूं और आप मेरे साथ क्लास में हैं तो ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्नो ये जो मतलब ऐसे आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट स्टिल आप लोगों को समझ आया होगा कुछ जो मैंने समझाया है ना। अगर मैं इरेजर अलग लेता हूं, ये है ना हमारा, अगर मैं इरेजर जो है अलग लेता हूं इनसे, तो हमारा थर्ड और फोर्थ फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो नहीं हो रहा फिर हमारा। लेकिन अगर मैं इरेजर यहां पे लेता हूं तो हमारा फिर सेकंड फॉलो हो रहा है, थर्ड और फोर्थ फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली आइदर सेकंड, या तो सिर्फ सेकंड है या फिर हमारा थर्ड और फोर्थ है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट क्या है? सम पिगन्स आर ईगल्स, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा एक वही बनेगा आपका कि दो वाला बन जाएगा। सम अगर मैं ये ईगल्स मान लूं कि ये ईगल्स हैं, तो सम पिगन्स आर ईगल्स, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आता है ऑल ईगल्स आर स्पैरोज। ऑल ईगल्स, तो भैया इस पे ऐसे बनाना पड़ेगा कि जितने भी ईगल्स हैं वो सारे क्या हैं? स्पैरो हैं, तो ये हमारा एक बन गया। उसके बाद आता है सम स्पैरोज आर नॉट पिगन्स। सम स्पैरोज आर नॉट पिगन, ये तो इसमें सोल्व हो ही रहा है कि सारे पिगन थोड़ी स्पैरो हैं। तो हमारी जो ये वेन डायग्राम बना वो इस तरीके से बना कि ईगल्स ये हैं, उसके बाद ईगल्स जो हैं वो सारे स्पैरो हैं, ऑल ईगल्स आर स्पैरोज, जितने भी ईगल हैं वो सारे स्पैरो हैं, और सम पिगन्स आर ईगल्स, तो सम पिगन्स आर ईगल्स। तो ये मैंने पिगन्स का यहां तक जोड़ लिया, तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सम स्पैरोज आर पिगन्स, सम स्पैरोज आर पिगन्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, क्योंकि यहां पे आ रहा है ना, देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है ना पिगन्स वाले में स्पैरोज का, तो सम
स्पैरोज आर पिगन्स हो सकता है, पहला सही है। उसके बाद ऑल पिगन्स आर स्पैरोज, ऑल पिगन्स, जितने भी पिगन्स हैं वो सारे स्पैरोज है क्या? नहीं है जी, नो। ये तो बाहर तक भी है ना, ये बाहर आया हुआ है ना, देखो इसका सारे थोड़ी, कहाँ पे बोला हुआ है स्टेटमेंट में ऐसी चीजें नहीं है। ऑल ईगल्स आर पिगन्स, ऑल ईगल्स आर पिगन्स गलत है, सम पिगन्स आर ईगल्स हैं, ऑल ईगल्स आर पिगन्स नहीं है, ये चीज भी कहीं नहीं लिखी हुई है। ऑल ईगल्स आर स्पैरोज है, अगर ये होता तो मान लेते। तो भैया इसका सिंपल सा है कि ओनली वन फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर सिर्फ केवल एक अनुसरण करता है, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप लोगों को आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। रवि टोल्ड राम, रवि ने राम से कहा। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और इन क्वेश्चंस पे मैंने बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन को लेके आप हमेशा अपने आप को सोचो, अपनी फैमिली को जोड़ दो, और इसका आंसर 100% राइट आएगा अगर आप अपने आप को अपनी फैमिली में इस चीज को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी फैमिली को यहां पे जोड़ के दिखाऊंगा कि रवि जो है, रवि ने राम से कहा कि यस्टरडे, रवि मैं हूं, ठीक है, रवि ने कहा ना कि यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर, मैंने डिफीट किया है द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी। मैं अगर अपने आप को देख रहा हूं यहां पे, मेरी ग्रैंड मदर, मैं रवि हूं यहां पे, हमेशा जो बंदा बोल रहा है ना उसको अपने आप को मान लो। रवि बोल रहा है तो यानी कि ग्रैंड मदर मेरी दादी। अब कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर की जो डॉटर है, यानी कि उनकी बेटी, ठीक है, उनकी बेटी के भाई को, उनके बेटी के भाई को, ठीक है, मैंने डिफीट किया। ओनली ब्रदर है और सिर्फ एक ही भाई है, ओनली ब्रदर, उनको मैंने डिफीट किया। ये भाई जो है मेरी दादी के बेटी के जो भाई हैं वो अकेले हैं और उनको मैंने डिफीट किया। तो मैं कौन हो गया? मेरी दादी कहां से आएंगी? ये मेरी दादी कैसे बनेगी? अगर मैं इनका बेटा हूंगा, अगर मैं इनका बेटा हूं, ये जो अकेले मर्द हैं यहाँ पे इस वाले सेगमेंट में ओनली ब्रदर लिखा हुआ है, अकेले भाई हैं, तो अगर मैं इनका बेटा हूं तभी तो मैं ये मेरी दादी बनेंगी। अगर मैं इनका बेटा होता तो ये तो मेरी नानी होती, दादी थोड़ी होती फिर। सही बात है ना? तो ये मेरे कौन हुए? मैंने इनको हराया है। आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर, ये मेरे क्या हुए? ये मेरे फादर हुए। पिता आंसर हो जाएगा इसका। अगर आप वैसे सोल्व करने लगोगे डब्बे वाले हिसाब से तो उससे भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें ना 100% आंसर लाना होता है, और 100% आंसर लाने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि अपनी सिचुएशन में डाल दो, अपनी फैमिली में डाल दो उन रिश्तों को, और आपका आंसर 101% करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई जी कैसे? फिर समझाऊं एक बार। रवि ने राम से कहा, कल मैंने अपनी दादी, यानी कि मैं यहां पे, मेरी दादी ये मेरी दादी, ठीक है, कल मैंने अपनी दादी की बेटी, इनकी बेटी जो है, ये बेटी हो गई इनकी, ठीक है, की बेटी के इकलौते भाई, यानी कि इनके भाई जो हैं इकलौते भाई, उनको हराया है। तो मैं तो यहां हूं, ये मेरी दादी हैं, उनका इकलौता बेटा है ये। अब इकलौता बेटे का बच्चा ही तो मैं अगर उनका लड़का हूंगा तभी तो ये मेरी दादी बनेंगी, ठीक है ना। अगर इनकी बेटी का लड़का होऊंगा तो ये मेरी नानी हो जाएंगी। तो अगर दादी लिखा है तो इनका होगा तो ये मेरे कौन लगे? ये मेरे फादर ही तो लगे, पिता लगे ना। तो भैया ए आंसर है। इससे ज्यादा इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना, इसी तरीके से करो, आंसर मस्त तरीके से आएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9th। ये सिटिंग के क्वेश्चन आगे, ये पोजीशंस के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है आपकी एक स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, और ये स्टेटमेंट 9th और 10th क्वेश्चन दोनों इसी से आ जाएंगे। अगर हमने ये स्टेटमेंट अपनी सही बना ली तो हमारे आंसर जो हैं वो 9th और 10th के आंसर जो हैं इसी स्टेटमेंट से आ जाएंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे जो है 6 boys ABCDEF आर मार्चिंग इन अ लाइन। 6 लड़के हैं जो ABCD एक मार्च कर रहे हैं, एक लाइन में, एक पंक्ति में मार्च कर रहे हैं। देयर पोजिशन अरेंज अकॉर्डिंगली टू देयर हाइट्स। चलो मान लेते हैं कि उनकी जो पोजिशन है वो यहाँ से और यहाँ जा रही है, ठीक है। और ये जो है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट के अकॉर्डिंग है, कि टॉलेस्ट मान लेता हूं मैं सबसे पीछे है, और शॉर्टर मान लेता हूं मैं सबसे आगे है, कि सबसे छोटा सबसे आगे है और सबसे बड़ा सबसे पीछे है, ठीक है। टॉलेस्ट एट द बैक, सही बात है, जब अकॉर्डिंगली लगे हुए तो जो टॉलेस्ट है वो सबसे लास्ट में हो गया, छोटा सबसे आगे हो गया। एफ इज बिटवीन ए एंड बी, मैं कह देता हूं कि जो ए और बी है उसके बीच में एफ है, मान लिया हमने, सही बात है जी, लिख दिया यहां पे। ई इज शॉर्टर देन डी, ई जो है वो छोटा है डी से, छोटा इस साइड आ रहा है तो डी इधर आ जाएगा। ई इज शॉर्टर देन डी, ठीक है जी, मान ली ये चीज भी हमने। उसके बाद बट टॉलर देन सी, लेकिन सी से बड़ा है। डी इज शॉर्टन, यहां आएगा ना डी, तो शॉर्टन है तो, और
एक मिनट दो भाई, फिर से करते हैं क्वेश्चन को, मैं ना इसमें थोड़ा सा अटक गया। फिर से करें, चलिए फिर से करते हैं। ABCDEFGH, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखिए पता है क्या है, सुबह से काम कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो भाई दिमाग ना कचरा हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग में फ्रेश ही होता है दिमाग एकदम। तो भाई यहाँ तक आने में ना, और ये वीडियो मैं तीसरी चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी कोई आ जाता है, कभी पीछे से आवाज़ आ गई, तो मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं ऑन द स्पॉट सोल्व कर रहा हूँ, मैं पहले सोल्व नहीं किए हैं मैंने। चलिए फिर से करते हैं एक बार, वो जो पहले हुआ उसको भूलते हैं, फिर से करते हैं। ABCDEF आर मार्चिंग इन अ लाइन, ठीक है। देयर पोजिशंस अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स एट द टॉलेस्ट एट द बैक। इस बार एक काम करते हैं, हम टॉलेस्ट इधर लेते हैं, ठीक है, और ये जो है इस साइड की तरफ है, और शॉर्टर जो है वो इधर लेते हैं, सबसे छोटा, ठीक है। टॉलेस्ट जो है वो सबसे पीछे है, और वो इस तरफ चल रहे हैं, जो मार्च हो रही है वो इस तरफ चल रही है, ठीक है, टॉलेस्ट से शॉर्टर की तरफ। तो F इज बिटवीन A एंड B, तो भैया मैं A और B के बीच में F ले लेता हूं। ये मैंने F जो है यहाँ पे B ये ले लिया, A और B के बीच में मैंने F ले लिया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद E इज शॉर्टर दैन D। जो E है वो क्या है, वो शॉर्टर है D से, यानी कि D बड़ा है, तो D बड़ा है तो D इस साइड आएगा टॉलर की तरफ, E छोटा है तो इस साइड आएगा। बट टॉलर देन C, जो E है वो C से बड़ा है लेकिन D से छोटा है, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं CED, तो वही वाली बात आ गई कि भैया F A और B के बीच में F है, और जो E है वो D से छोटा है लेकिन C से बड़ा है, क्योंकि ऐसे चल रहा है, ये टॉलर है, ये वाले शॉर्टर है, ऐसे चल रही है हमारी, ठीक है। ये हमारी अभी बन गई। चलो आगे करते हैं। और जो C है एंड C हु इज टॉलर देन A, तो ठीक है, ये वाली बात भी हमारी जम गई यहाँ पे कि C जो है वो टॉलर देन A है, बात मान ली हमने, ठीक है। C जो है वो टॉलर देन A है, ये वाली हमारी चीज चल गई। उसके बाद E एंड F हैव टू बॉयज बिटवीन देम। E और F के बीच में दो लोग हैं, एक और दो मान लिए यहाँ पे, दो लोग हैं E और F के बीच में, ये भी ठीक है। हमारा अभी तक जितना है वो सारा सही हो गया। तो हमारी एक जो बन गई बात, और A इज नॉट द शॉर्टर। अगर मैं A को इधर ले लेता, AFB, तो A जो है वो शॉर्टर हो जाता, तो लेकिन हमने शॉर्ट पहले से ही A को इधर लिया हुआ है, ठीक है, तो A इधर आना ही नहीं है। तो हमारा जो बन गया वो बन गया BFACED, ठीक है। तो ये हमारी लाइन आ गई, ये B जो है सबसे शॉर्टर है और D जो है सबसे टॉलर है। तो पूछा है वेयर इज E, E कहां पे है? E है भैया बिटवीन C और D के, C आंसर हो जाएगा इसका, C और D के बीच में जो है E है। बात समझ आई जी। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी हल्का पड़ गया समझाने में आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको दिमाग इस टाइम बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है मेरा, ठीक है। तो D कहाँ पे पड़ गया, D पड़ गया आपका C और D के बीच में। इस तरीके क्वेश्चंस की एक सीरीज ले लेंगे एक दिन हम, उस दिन हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। वो तो चीज हम कर ही चुके हैं अपनी सोल्व। उसके पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन E एंड F। तो हमारा बना क्या था, वो बना था BFACED, ये बना था हमारा कि B सबसे छोटा है और D सबसे बड़ा है। तो E और F के बीच में कितने लोग हैं, E और F के बीच में 2 हैं, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये चीज सोल्व करनी है सिर्फ। मुझे पता है शायद कई बच्चों ने ये चीज सोल्व कर ली होगी बहुत अच्छे से, कहीं पे नहीं हुई होगी। जिन पे नहीं हुई है वो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना जाके। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड सॉरी जो 9th क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, वो ऊपर नीचे हो गई चीज, क्योंकि भाई बताया ना जैसे कि बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, आपकी वीडियोस प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है मेरे को। जितने भी नए टीचर्स मैंने जोड़े हैं साथ में, एक एक वीडियोस, अगर वो अच्छी नहीं, उसको देखता हूँ पूरी को, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको बोलता हूँ कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चेंजेस करो। तो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो बर्डन आ रहा है थोड़ा सा भी, और कुछ नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें और थोड़ी रिलैक्स होंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रात को अब 10 बजे की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, उसको देख लेना। और फीडबैक मस्ट है, जिस तरीके से जो मैंने कहा है, फीडबैक जरूर देना है। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर।